हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आइए आज हम बात करते हैं क्लास 7th में हिस्ट्री के साथ। लेसन ये 4 है और द नेम ऑफ लेसन इज द मुगल एम्पायर। ठीक है बेटा, ये लेसन का 3rd वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो और कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखें तो जाके यूट्यूब से देख लें ताकि आपको पीछे का स्टोरी क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं मुगल्स ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन एंड मुगल रिलेशन विद द अदर रूलर्स। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं मुगल्स में किस तरह से इस्टेब्लिश हुआ, मुगल कौन थे, कहाँ से आए थे और उसका जो अलग अलग जो रूलर्स थे उसके बारे में हमने देखा। हमने देखा कि बाबर जो सबसे पहले मुगल डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट करता है 1526 में। इसके बाद हुमायूं जो है, अकबर, जहांगीर, शेरशाह, औरंगजेब के बाद जो है मुगल शासक और भी रहे, लेकिन वे उतने पावरफुल नहीं थे जितने ये लोग थे और अपने मतलब टेरिटोरीज को आगे बढ़ा सकें या उसको मेंटेन रख सके, वैसे किसी में वो पावर नहीं थी। तो इसलिए हम उसको देखे थे। हम यहाँ अब 1 बाय 1 उसके बारे में देखेंगे कि उसकी मेरिट डिमेरिट क्या रही है। तो अब यहाँ देखने का प्रयास करेंगे मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। ओके, जो फर्स्ट टॉपिक आपका है। तो बेटा हम इसको देखने वाले हैं। बेटा अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 50 को ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 5050 को ओपन कर लें ताकि आपको लाइन बाय लाइन का स्टोरी समझ में आ जाए और मीनिंग भी समझ में आ जाए। देखिए यहाँ देखते हैं मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ द प्रीमोगुलेचर वेयर द इल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स स्टेट। यानी कि जो भी मुगल शासक रहे हैं या जो शासन की गद्दी पर बैठने वाले होते हैं, उनको कतई विश्वास नहीं था कि जो हमारे पिता ने अपनी एरिया को या अपने स्टेट को वो अपने बड़े सन को दें। ऐसा इसमें कुछ रूल नहीं था। इंस्टीड दे फॉलोड द मुगल्स एंड तैमूर कस्टम्स ऑफ द कॉपरेंसी हेरिटेंस और द डिविजन्स ऑफ द इनहेरिटेंस एमॉन्ग्स ऑल द सन्स। यानी कि ऐसा पहले था कि भाई चलो राजा का बड़ा बेटा ही राजा होगा, लेकिन इस तरह से मुगल डायनेस्टी में देखने को नहीं मिलता है। चूँकि तैमूर कस्टम में ये था कि जितने भी लड़के होंगे राजा के, उनकी जितने भी संपत्ति होगी, जितना भी टेरिटोरीज होगा, उनमें उसको इक्वल पार्ट में बांट दिया जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग ये भी यहाँ पर भी हो रहा था। तो फॉलो द हाइटेंड पैसेज ऑफ टेबल, जो हम लोग टेबल 1 पिछले वीडियो में देखा था कि अलग अलग कौन से किसके बाद आए थे। तो हम सबके बारे में पढ़ा था कि सब ने किसी न किसी तरह से आया है। जैसे आपका बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो अलग अलग शासकों के बारे में हमने पिछले टेबल में देखा था। पिछले वीडियो आप वहाँ देख सकते हैं। तो हम वहाँ पर एक और नोट किए थे, आई नोट द एविडेंस ऑफ रिवेलियंस ऑफ मुगल्स प्रिंसेस। हमने देखा कि मुगल जो शासक के जो लड़के होते थे, यानी कि मुगल में जो राजाओं के लड़के होते थे, वो आपस में ही लड़ते रहते थे। किस लिए? कि राजा के बाद, पिता के मरने के बाद कौन शासक बनेगा। तो राजा बनने के लिए हमेशा उन लोगों में आपस में फाइटिंग या रिवेलियन हुआ करता था। विच यू थिंक इज अ फेरियर डिविजन्स ऑफ इनहेरिटेंस। और इसी का वजह है कि वे लोग की जो संपत्ति थी वो आपस में क्या हो जाती थी, बट जाती थी। ओके, तो हम देखते हैं कि मुगल्स रिलेशंस विद अदर्स, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, वो मुगलों का रिलेशन जो है, संबंध है दूसरे राजाओं के प्रति क्या था। तो हम यहाँ मेनली एक चीज़ देखें इस टॉपिक में कि यहाँ पर कोई उत्तराधिकार का नियम नहीं था कि राजा के मरने के बाद कौन राजा बनेगा। तो उसमें हमेशा आपस में ही लड़कों में ही लड़ाई हुआ करती थी कि उनके मरने के बाद, या कभी कभी तो उनको जान से मार देते थे अपने गद्दी पर बैठने भी के लिए। ऐसा भी देखने को मिला है, हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे रिलेशन क्या था ब्रिटिश गवर्नमेंट मुगल्स का अदर राजाओं के साथ। टेक अ लुक एट टेबल 1। अब टेबल 1 को फिर से देखने को यहाँ बताया जा रहा है। यू विल नोटिस दैट द मुगल्स रूलर्स कंपेन्ड कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट द रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर टेरिटोरीज। यानी कि देखने को मिला है, हमें टेबल 1 से आगे भी पढ़ने को मिलेगा कि मुगल डायनेस्टी में जो भी राजा हुए हैं, अगर उनकी बात कोई पड़ोसी राज्य के राजा नहीं मानते थे तो हमेशा वो लोग क्या करते थे, उनसे लड़ाइयाँ करते थे, उनसे हमेशा जो है वो कंपेन किया करते थे। बट एज द मुगल्स बिकेम पावरफुल मैनी अदर्स रूलर आल्सो ज्वाइंड देम वायलेंटली। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी जो एरिया के टेरिटोरी जो राजा हैं वो इनके आधिपत्य केवल युद्ध में हारने के बाद ही स्वीकार किए हैं। ऐसे बहुत सारे पावरफुल राजा भी हैं जो कि अपने स्वयं यानी कि शहर से इनकी आधिपत्य को स्वीकार करने का एग्जाम्पल मिलता है। जैसे द राजपूत आर अ गुड एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। जो राजपूत थे इसका बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है। मेनी ऑफ द मैरिड देयर डॉटर्स इनटू द मुगल्स फैमिली एंड रिसीव हाई पोजीशंस।
यानी कि ऐसे बहुत सारे राजा थे जो मुगल राजाओं के फैमिली में अपनी बेटी को शादी करते थे और मुगल दरबार में अच्छे पोस्ट को प्राप्त करते थे। बट मैनी रिसिस्टेड एज वेल, लेकिन उसमें बहुत से लोग इसको ये भी किए हैं। हम आगे देते हैं, अब देते हैं सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मुगल्स अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी कि जो मेवाड़ जो है, मेवाड़ जो मराठाओं का जो राज्य है, तो वहाँ के जो सिसोदिया राजपूत थे उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक इनके अंडर में कंट्रोल होने से काफ़ी मतलब रिफ्यूज किए, मना किए हैं। वंस डिफीट, एक बार जो है एक बार इनको हरा भी चुके थे। हाउएवर दे वेयर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स गिवन देयर लैंड्स बैक एज असाइनमेंट, ठीक है, वतन या जागीर कहते हैं। द केयरफुली बैलेंस बिटवीन द डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलिएटिंग देयर अपोनेंट्स इनेबल द मुगल्स टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मैनी किंग्स एंड चिफ्टेंस। यानी कि जो है ये लड़ते थे तो उनको मतलब ऑनेस्टली कर सकते हैं अपोनेंट्स, एक मान सम्मान की तरह से उन्हें कभी भी ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते, उनके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाते थे। और फिर टेबल 1 को देखेंगे तो नोट दैट औरंगजेब जो है इंस्टीट्यूटेड शिवाजी व्हेन ही केम टू एक्सेप्ट मुगल्स अथॉरिटी, व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंसल्ट। यानी कि शिवाजी जो आपने पढ़ा है कि औरंगजेब जो है शिवाजी को बंदी बना लिया था, अपने जेल में रखा था बना करके, तो शिवाजी ने बीमारी की बहाना बना करके मिठाई की टोकरी में छुप करके बाहर आ गए थे। दैट मीन्स मुगलों का जो संबंध है अगर पड़ोसी राज्यों से या दूसरे राजाओं से तो मिक्स टाइप का है, यानी कि ज़्यादा मतलब किसी ने बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं किया था। तो आगे देखते हैं, अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा पढ़ने का है कि इन लोगों की जो शासन काल था, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो किस टाइप का था, हम इस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है मनसबदार एंड जागीरदार। तो ये मनसबदार क्या है और जागीरदार क्या है, हम इसको देखेंगे अगले पॉइंट में। आप देखिए इसको, तो जो अगला पॉइंट हमारा है वो है मनसबदार एंड जागीरदार। तो मुगलों ने अपने टेरिटोरीज को कंट्रोल करने के लिए या रेवेन्यू कलेक्शन के लिए वो तरह तरह के सिस्टम को डेवलप किए थे। हम उसी में से एक सिस्टम का नाम पढ़ेंगे, यहाँ पर देखते हैं। तो एज द एम्पायर एक्सपेंडेड टू इनकम्पास डिफरेंट रीजन्स, यानी जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का जो एरिया है वो बढ़ते गया अलग अलग क्षेत्रों में, द मुगल्स रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडीज ऑफ द पीपल, यानी कि अलग अलग तरह के रिक्रूटमेंट भी किए थे अपने शासनकाल को फंक्शन के लिए। फ्रॉम अ स्मॉल न्यूक्लियस टू ऑफ टर्किश नेबल्स तुरानीज दे एक्सपेंडेड टू इंक्लूड द ईरानियंस, यानी कि उन्होंने अपने स्मॉल जो न्यूक्लियस थे तुर्किश का नोबेल जो है उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया था ईरान्स में। इंडियंस मुस्लिम अफगान्स राजपूत मराठा एंड अदर्स ग्रुप्स, यानी कि अब शासन काल में अपने कंट्रोल करने के लिए इन्होंने अलग अलग लोगों को भी अपने दरबार में या अपने मतलब ऑफिस में रखा था। जैसे इसमें राजपूत भी थे, अफगान भी थे, मराठा भी थे, या अदर ग्रुप के लोग भी इनमें इंक्लूड थे। दोज हु ज्वाइंड मुगल सर्विसेज वेयर इनरोल्ड एज मनसबदार, और जो भी इनके शासनकाल में जो सर्विस किया करते थे उसको एक तरह से श्रृंखला बना था, एक तरह से पोजीशन दिया गया था जिसको मनसबदार के नाम से जानते थे। यानी कि फर्स्ट, जैसे रैंक कहते हैं, रैंक, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, या पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, उसी प्रकार से जो भी इनके ऑफिस में जो लोग काम करते थे या जो इनके राज्य में दरबार में जो वर्क करते थे तो उनका एक इनरोलमेंट किया गया था, उनका एक मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से सिस्टम ढंग से उसको अरेंज किया गया था, जिसको मनसबदार के नाम से जानते हैं। द टर्म मनसबदार रिफर्स टू एन इंडिविजुअल्स हु होल्ड्स द मनसब, यानी कि मनसबदार जो है एक व्यक्ति विशेष का जो मनसब यानी कि पदवी उपाधि को लेकर के बनता है। मीनिंग इन द पोजीशन और रैंक, इसका मनसब मीन्स क्या होता है, पोजीशन, यानी कि आप किस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है, या किस रैंक पे है, तो रैंक को ही मनसब कहते थे। और जो उस मनसब पे जो उस रैंक पर होता था उसे मनसबदार कहते थे। जैसे मान लो कि मैं थर्ड रैंक पर हूँ तो मैं थर्ड मनसब हूँ, यानी कि मैं थर्ड मनसबदार हूँ, ठीक है। इट वाज ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स टू फिक्स अ फर्स्ट रैंक सैलरी, फर्स्ट रैंक, यानी कि जो मुगल्स जो थे सबसे पहले इस प्रकार के सिस्टम को इस्टेब्लिश किया था। सेकेंड सैलरी एंड थर्ड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी किस तरह के लोग हुआ करते थे। रैंक एंड सैलरी वेयर डिटरमाइंड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जाट, यानी कि जो रैंक था मनसबदारों का और उसका सैलरी था वो फिक्स किया गया था, वो वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल, यानी कि पैसे पर कितना पैसे आपको दिए, जिसका जो सैलरी था, जो था ना फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, या हम लोग ग्रुप बोलते हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप,
है ना, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, इस तरह से सैलरी के अकॉर्डिंग जो है उनका रैंक भी फिक्स किया गया था। द हायर द जात द मोर प्रेस्टिजियस वाज अ नोबल्स पोजीशन इन कोर्ट एंड लार्जर हिज सैलरी, यानी कि जो फर्स्ट रैंक के जाट थे, यानी कि जो जिनकी जात फर्स्ट रैंक के थी वो काफ़ी वैल्यूएबल और काफ़ी जो है ऑनरेबल हुआ करते थे, काफ़ी सम्मानित लोग होते थे जो कोर्ट में बैठते थे, और उनकी सैलरी भी क्या थी, सब अदर मनसबदारों से बहुत ज़्यादा सैलरी थी। ठीक है, द मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन द स्पेसिफिक नंबर ऑफ सावर और क्लेरवी या क्लेवरी मैंस, यानी कि जो मनसबदार थे उनकी बहुत सारी जिम्मेवारियाँ भी थी। भाई आप मनसबदार हैं तो अपने मनसबा में सैनिकों की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करेंगे और उसको मेंटेन करके उसको ट्रेन भी करेंगे। द मनसबदार ब्रॉड हिज कैवेलरी मैन, और इस प्रकार से वो लाते थे और इसको रिव्यू भी करते थे। गॉट देम रजिस्टर्ड, उसका रजिस्ट्रेशन होता था। देयर हॉर्सेस ब्रांडेड एंड दे रिसीव्ड मनी टू पे देम एज अ सैलरी। जो मनसबदार होते थे राजा को जब युद्ध की जरूरत पड़ती थी तो उसमें इनको सैनिकों की व्यवस्था भी इन मनसबदारों को करना होता था। जो जितना मनसबदार सैनिक लाते थे उनका मतलब रिटर्न होता था कि आप फलाना ने कितना लाया, ये कितना लाया, और उसके अकॉर्डिंग उनका सैलरी भी दरबार से मिला करती थी। मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर, और मनसबदार जो है सैलरी के रूप में रेवेन्यू जो है देते थे उसको जागीर बोलते थे। विच वेयर सम वाट लाइक इक्ता, और इसे कभी कभी मतलब इक्ता के रूप में भी होता था। बट अनलाइक मुक्ति मोस्ट जमींदार्स डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्ट्रेटर देयर जागीर्स, they only had rights to revenue of their assignment which was collected for them by their servant वाइल्ड, यानी कभी कभी जो मनसबदार हुआ करते थे वो उनका अधिकार था कि रेवेन्यू जो कलेक्ट करते हैं उससे अपने सर्वेंट का या जो भी मनसबदार रखें उसको सैलरी के रूप में पे करेंगे। मनसबदार देम सेल्फ सर्वाइव्ड इन सम अदर्स पार्ट ऑफ द कंट्री, और मनसबदार खुद भी दूसरे एरियाओं में जाकर के सर्वाइव करते या सेवा करते थे। इन अकबर रीजन, अकबर मेन रूप से अकबर के शासनकाल में देखा जाता था कि केयरफुली असाइंड टू द देयर रेवेन्यू वेयर रफली इक्वल टू सैलरी ऑफ द मनसबदार, यानी कि अकबर ने इस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से हैंडल करने का वर्क किया था। बाई औरंगजेब ने रीजन्स दिस वाज नो लॉन्गर दिस केस ऑफ द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफेन लेस दैन द ग्रांटेड सम। देयर वाज ऑल्सो अ ह्यूज इंक्रीज अ नंबर ऑफ मनसबदार्स, यानी कि अकबर ने अपने शासनकाल में इतने ज़्यादा मनसबदार को संख्या बढ़ा चुका था कि जो उसका रेवेन्यू था वो उसे कम पड़ जा रहे थे। ठीक है, तब क्या किया, विच मीट ए लॉन्ग वेट फॉर द रिसीव जागीर्स, ये जो भी मनसबदार से उनको लंबा समय का इंतजार करना पड़ता है कि भाई मेरी बारी कब आएगी कि हमको रेवेन्यू प्राप्त होगा। दीज एंड अदर्स फैक्टर्स क्रिएटेड अ शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर्स, में की कमी होना शुरू हो गया। एज अ रिजल्ट मेनी जागीरदार्स ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल वाइल दे हैड जागीर। औरंगजेब वाज अनेबल टू कंट्रोल दिस डेवलपमेंट, जितने जागीर की शॉर्टेज इतनी हो गई, इसके लिए इतने बढ़े कि औरंगजेब ने है उस एरिया को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हो पाया। और जो है लास्ट ईयर में क्या हुआ कि औरंगजेब वाज अनेबल टू कंट्रोल दिस डेवलपमेंट्स इन द लास्ट ईयर ऑफ रीजन्स, अपने शासनकाल के अंतिम समय में इसको कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से। एंड द पेजेंट्री देयर फॉर सफर्ड टर्मिनसली, धीरे धीरे इनकी जो है हार होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अब बेटा अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाट एंड जमींदार्स में क्या डिफरेंट था, तो हम इसको देखते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।